पॉइंट फोर 4.2 में जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नल स्पेस। तो देखिए नल स्पेस क्या होता है। स्पेसिस तो मैंने डिफाइंड कहते हैं वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस ये होता है कि इस तरह का एक स्पेस है और उसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं और ये अगर 10 कंडीशन सेटिस्फाइड करें उसमें फॉर पेयर मैंने मेन कंडीशंस बताए थे कि दो वेक्टर का सम यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, जीरो वेक्टर होना चाहिए, साथ साथ में अगर कोई भी वेक्टर है तो उसका इडेटिव इनवर्स होना चाहिए। फॉर जो कंडीशंस थे मेन कंडीशंस थे, बाकी टोटल 10 कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पे नल स्पेस है। नल स्पेस का मतलब ये होता है कि नल स्पेस, नल का मतलब ये लैटिन वर्ड है, जीरो को कहते हैं। तो स्पेस जो है इसमें जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे वेक्टर जीरो होंगे। कोई भी वेक्टर आप उठाएं सारे वेक्टर जीरो होंगे। हर एक वेक्टर यहाँ जो प्रेजेंट है स्पेस के अंदर तो उसको हम कहते हैं कि ये नल स्पेस है। अगर एक भी नॉन जीरो वेक्टर है तो फिर इसको हम नल स्पेस नहीं कहते। नल स्पेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्पेस जिसके हर एक वेक्टर जो है वो सारे वेक्टर्स जितने भी वेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है वो जीरो होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि क्या ये W जो ये एक वेक्टर है और ये एक स्पेस है, ठीक है, ये एक स्पेस है और इस स्पेस के थ्रू क्या ये जो वेक्टर है W क्या इस स्पेस के थ्रू ये इसके जो इमेज बनेगा, एक तरफ एक स्पेस है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन है 1.8 में हमने एक्सप्लेन किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम उसको कहते हैं कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन दो सेट के बीच में किसी, जैसे कि ये कोई मैंने उठाया इसके साथ ये इसके साथ, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फंक्शन किसी दो सेट के बीच में होता है, दो सेट के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर दो स्पेसेस के बीच में, ये एक स्पेस है, सपोज ये स्पेस ए है और ये आपका स्पेस बी है, तो दो स्पेसेस के बीच में, और मतलब होता है कि इसमें वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है और यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं ये सारे जीरो वेक्टर्स हैं। कोई भी वेक्टर उठाए जीरो वेक्टर है। तो ये कह रहा है कि क्या इस वेक्टर का 1 3 और -4 का वेक्टर का इमेज, क्या इस वेक्टर का इमेज जीरो है या नॉन जीरो है। अगर इसका इमेज जीरो आ गया इन केस तो हम कहेंगे कि ये नल स्पेस में है। नल ए का मतलब है नल स्पेस। अगर इसका इमेज कोई नॉन जीरो वेक्टर पे आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका स्पेस W जो है ये नल स्पेस में लाई नहीं कर रहा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मल्टीप्लाई करें आपस में, अगर मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट जीरो आ गया इसका मतलब है कि ये नल स्पेस में है। अगर नॉन जीरो रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इन नल स्पेस। बस ये सिंपल हमने चेक करना है, देखना है कि क्या ये नल स्पेस के अंदर लाई कर रहा है या नल स्पेस से आउट है। तो इसको हमने देखना है। अब देखिए इधर ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये पेज पे स्पेस है, इधर ही हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। पहले ये मैट्रिक्स लिखें, ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैट्रिक्स लिखे ए मल्टीप्लाइड बाय W। पहले मैट्रिक्स लिखना है बाद में वेक्टर। अगर पहले आपने वेक्टर लिखा तो फिर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं। तो देखिए है 3 - 5 - 3। सेकेंड रो है इस वेक्टर का 6 - 2 और 0। और थर्ड है -8 4 और 1। और साथ में जो वेक्टर गिवन है W, वो W वेक्टर ये है, ये भी लिख ले 1 3 और -4। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मल्टीप्लिकेशन में हमने जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सबको पता है कि कैसे करना है। देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड, थर्ड विद थर्ड। तो देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से करें, 3 1 3, बीच में प्लस माइनस का साइन आएगा। -5 3 से मल्टीप्लाई करें -15, फिर इसके बाद -3 - 4 से मल्टीप्लाई करें तो +12। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हमने लिख दिया। अब इसके बाद फिर फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड कॉलम से तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लिख रहा हूँ। अब
इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट सॉरी सेकंड रो, सेकंड रो अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा पेर। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 6 1 6, सेकंड एलिमेंट विथ सेकंड -2 विथ 3 -6, 0 विद -4 -0। ये सेकंड रो के मल्टीप्लाई हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसको तड़ के साथ। ठीक है, ये जीरो का भी दूसरी का भी मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तड़ के साथ। तो मैं अब इसको मैं तड़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो तड़ से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब तड़ से करते हैं इसको। मैं एक को कैंसिल करके दूसरा भी डिलीट हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, ये थर्ड रो विथ सेम कॉलम फर्स्ट विथ फर्स्ट, तो इससे -8 आ जाएगा। इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करे +12 आ जाएगा। और इसके बाद ये थर्ड से मल्टीप्लाई करे 4 1 जार 4 +4 आ जाएगा। अब इसको 8 सब्ट्रैक्ट करें और देखिए कि यहाँ पे कौन सा वेक्टर आ रहा है। जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको देख ले, 12 + 3 15 और -15, इससे आ जाएगा 0। दूसरे को देख ले 6 और -6, इससे भी आएगा 0। फिर -8 और ये -1 है या 1 है, ये -4 है। ये लास्ट वन जो है ये -4 है, ऊपर से मैंने ये मिस्टेक, ये -4। तो 1 विद -4, ये -4 आ जाएगा। तो देखिए -8 विद -4 -12 और +12, ये भी 0। तो देखिए इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 0 आ गया। तो आप लिखेंगे कि यस W इज इन, W जो वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर W गिवन है। आप लिखेंगे कि यस W इज इन नल ए। नल ए मींस नल स्पेस ए, इन नल स्पेस ए। आप लिखेंगे कि ये नल स्पेस में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर भी कोई नॉन जीरो आ जाए, लेट कि ये कोई 4 आ रहा है, ये दो बाकी दो जीरो है, तो आप लिखेंगे नॉट इन नल ए। अगर एक एलिमेंट भी नॉन जीरो आ गया तो वो नल ए में लाई नहीं करेगा। अगर ये जीरो नॉन जीरो आ जाए, फॉर एग्जांपल 5 आ गया, तो आप लिखेंगे कि नॉट इन नल ए। सारे एलिमेंट्स अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नल स्पेस में लाई कर रहे हैं, और आप लिखेंगे कि यस W इज इन नल ए। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। क्लियर है? सिंपल मल्टीप्लाई करें, अगर जीरो आ गया तो नल स्पेस में है। अगर नॉन जीरो एक नंबर भी इसमें आया वेक्टर में, तो आप लिखेंगे कि दिस इज नॉट इन नल स्पेस। ये आपने बताना है बस। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3, टू भी इसी तरह से है। अब 4 5 6 की तरफ चलते हैं। उसमें उसका स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं कि उसके स्टेटमेंट में क्या है। बिल्कुल सिंपल है। सर आप रिपीट कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। जी, दोबारा रिपीट करूं? मैं रिपीट कर लूंगा। देखिए दोबारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, ये एक मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, और एक ये वेक्टर है। आप ये मैट्रिक्स फर्स्ट लिखें, बाद में ये वेक्टर लिख ले, देखिए जैसे मैंने इधर लिखा है, और आपस में मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर आपने देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ये पहले के साथ ये आ गया 3, फिर दूसरे के साथ -15, फिर 3 -4 के साथ ये आ जाएगा -12। ठीक है, इसी तरह से फिर ये -3 है तो 12 आ जाएगा, ये -3। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करे 6 1 जार 6, फिर -2 को 3 से करे -6, फिर इसके बाद ये 0 -4 से 0, फिर थर्ड से करे -8 विद 1 -8, फिर 4 विद 3 12, फिर 1 विद -4 -12। इनको 8 सब्ट्रैक्ट करे, 12 + 3 15 -15 0, +6 और -6 ये भी 0, फिर -8 -4 -12 +12, इससे भी 0 आ रहा है।
तो तीनों से 0 0 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नल स्पेस में है, क्योंकि नल स्पेस का मतलब ये है कि इसके सारे वेक्टर्स जीरो होते हैं। अगर इसमें एक भी नॉन जीरो आ गया, फॉर एग्जांपल ये नॉन जीरो आ गया, तो फिर आप लिखेंगे W इज नॉट इन नल स्पेस। अगर सब एलिमेंट जीरो आ गए तो आप लिखेंगे कि W इज इन नल स्पेस। अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो लिखेंगे नॉट इन नल स्पेस। बस ये आपने देखना है कि इसके ओके। मल्टीपल जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। सही है, सिंपल जी सर, मल्टीपल। थैंक यू। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 है, 4, 6 7 8 तक क्वेश्चंस जो है उनके लिए अलग स्टेटमेंट गिवन है। ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका स्टेटमेंट जो है वो इस तरह एक स्टेटमेंट गिवन है। कि क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और ये 6, इनके लिए स्टेटमेंट गिवन है। ये स्टेटमेंट है इसका, कि इनका स्टेटमेंट गिवन है कि इन एक्सरसाइज 3 to 3 फाइंड एन एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ नल ए। एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आप इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम वेरिएबल्स लगाते हैं, फ्री वेरिएबल के ऊपर अल्फाबेट पुट करते हैं, नंबर नहीं करते। तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म जो है आपका एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि बाय लिस्टिंग वेक्टर्स दैट स्पेन द नल स्पेस, और वेक्टर्स को भी फिर आप लिस्ट कर दे, उसको लिस्ट फॉर्म में लिख ले कि वो नल स्पेस को स्पेन कर रहे हैं कि नहीं। नल स्पेस का वर्ड आया है, नल स्पेस, तो नल स्पेस का वर्ड जब भी आ जाए लास्ट में आप यहाँ पे अपनी तरफ से ही जीरो रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नल स्पेस का वर्ड यूज हुआ है। हर एक क्वेश्चन में यहाँ लास्ट में, इसमें ऑलरेडी जीरो है लेकिन फिर भी आपने जीरो ही रखना है लास्ट में, एक जीरो और भी अपने हर एक क्वेश्चन में लास्ट में 0 0 0 रख लें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करें और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन वेरिएबल्स के ऊपर आपने कांस्टेंट नहीं रखना, वेरिएबल के ऊपर आपने वेरिएबल ही रखना है। तो इसको इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करें, और आपने इसको फिर अल्फाबेट के फॉर्म में वेरिएबल्स के ऊपर रिप्लेसमेंट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है, ये 4 क्वेश्चन है, आप मुझे बता दें जो भी डिफिकल्ट है मैं इसको एक्सप्लेन करूं। जो भी क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो इसमें, एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आपने इसमें कोई अल्फाबेट रिप्लेस करना है, इसका मतलब एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन। अब बताएं कौन सा क्वेश्चन कर लूं मैं, 6 5, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले, यहाँ पे ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि 2 बार फिर लिखना ना पड़े, सिंपल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें लास्ट में आपने रखना है जीरो। देखिए यहाँ पे मैं जीरो रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 0 0 और 0, ये आपने रखना है हर क्वेश्चन में, क्योंकि कंडीशन में है कि ये नल स्पेस में है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जब सॉल्व करूँ तो देखिए ऑलरेडी इशिलॉन में है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका एक पेवेट, ये दूसरा पेवेट, ये तीसरा पेवेट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इशिलॉन फॉर्म में है। कौन कौन से वेरिएबल फ्री हो गए, ये वेरिएबल और ये दो आपके फ्री वेरिएबल आ गए। ठीक है, ये फ्री वेरिएबल हो गए। तो अगर मैं इसको कुछ नाम असाइन करूं, लेट दिस इज x1, दिस इज x2, दिस वन इज x3, नेक्स्ट वन इज x4, और ये आपका x5। तो 5 वेरिएबल्स हैं, इस 5 वेरिएबल में आपका x2 और x4 फ्री है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसी लॉन में है, आपने कन्वर्ट ही नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें x2 और x4 फ्री वेरिएबल है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि x2 और x4 पे कोई अल्फाबेट रिप्लेस करे, तो मैं लिख रहा हूँ लेट x2 इज इक्वल टू a। ठीक है, x2 इज इक्वल टू a, और x4 की जगह मैं लिख रहा हूँ x4 इज इक्वल टू b। ये मैंने इसके ऊपर अल्फाबेट रिप्लेस किए। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूं तो रो नंबर 3 को जब मैं सॉल्व करूं, R3 को, तो R3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए रो नंबर 3 को आप लिख ले, ये रो नंबर 3 है। ठीक है,
इस रो नंबर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 0x1 0x2, इसके ऊपर 0x1, ये हो जाएगा 0x2 0x3 0x4, ये आ जाएगा 2x5। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2x5 लिख लेंगे। 2x5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x5 इज इक्वल टू 0। आपका जो x5 है ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x5 की वैल्यू भी हमने फाइंड की। ठीक है, ये हो गया आपके x5 की वैल्यू। अब हम आएंगे रो नंबर 2 के ऊपर। अब इस रो नंबर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? कि रो नंबर 2 को आप लिख लें, बिल्कुल सिंपल है। रो नंबर 2 में आप लिख सकते हैं 0x1 0x2 1x3 -5x4। तो हम लिखते हैं 1x3 -5x4 इज इक्वल टू 0। और x4 में हमने वैल्यू ऑलरेडी रिप्लेस की है। देखिए x4 की वैल्यू हमने चूज की है b। आप इसके ऊपर c रख लिए, d रख लिए, कोई नंबर मतलब अल्फाबेट लगाए। x3 -5b इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा x3 की वैल्यू, x3 इज इक्वल टू आ जाएगी आपके पास, x3 इज इक्वल टू 5b। तो x3 की वैल्यू आ गई है 5b। ठीक है, ये आपका x3 की वैल्यू आ गया। अब रो नंबर 1 पे आ जाएं। तो रो नंबर 1 जब आ जाएंगे तो रो नंबर 1 में क्या है, ये आपका हो जाएगा x1 -4x2। मैं लिख रहा हूँ x1 -4x2 -4x2 प्लस 2x4, क्योंकि ऑलरेडी 0 है, प्लस 2x4 और ये भी 0 है क्योंकि -0x5, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें। x1 -4, x2 की वैल्यू है a, ये ऑलरेडी हमने दी है। देखिए x2 की वैल्यू a, और x4 की वैल्यू भी हमने ऊपर ऑलरेडी सपोज की है, वो b है। तो इसके ऊपर b लिख ले। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे 4a+2b। ठीक है, ये 4a+2b आएगा। अब x1 x2 x3 x4 की वैल्यू लगाएं और इसके जो है फाइनल में आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट कर देखिए, x1 x2 x3 x4 x5, इसकी वैल्यूज मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। x1 x2 x1 x2 x3 x4 और लास्ट में x5। ये 5 वैल्यूज हमने रिप्लेस किए। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 4a+2b, 4a+2b। सर वो -2 भी है। ये -2, हाँ -2, क्योंकि दूसरी साइड पे शिफ्ट किया मैंने, -2 सही है। 4a-2b। x2 की वैल्यू है a, क्योंकि हमने सपोज किए, और 0 भी हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से, 0 भी आ जाएगा इसके साथ। इसके बाद x3 की वैल्यू है 5b, ये हमने प्रूव किए हैं। और 5 जब b है इसके साथ, ये 0a इसके साथ आप लिख सकते हैं, 0a+5b। और x4 की वैल्यू है a, तो x4 की वैल्यू है, सॉरी b, 0+b आ जाएगा, 0+b। और x5 की वैल्यू है 0, तो 0a+0b। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख लें। एक्सप्लिसिट फॉर्म में जब लिखेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि दूसरे पेज पे फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ। ए जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास एक वेक्टर आपके पास आ जाएगा 4 1 0 0 0, ये आ जाएगा 4 1 0 0 0। ये ए की वैल्यू है। फिर बी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा, बी की वैल्यू है -2 1 5, -2 1 5, और इसके बाद आएगा 1 0, 1 और 0। ये बी की वैल्यू है। तो अब इसके बाद ये दोनों वेक्टर आ गए। इस वेक्टर को सिर्फ ऐसे लिख लें लिस्ट फॉर्म में, बस, बाकी आपने कुछ नहीं लिखना। 0 0 0 एक वेक्टर, और इसके बाद फिर कॉमा दूसरा वेक्टर, -2 1 5 1 0, ये दूसरा वेक्टर। ये आपके दो वेक्टर्स हैं और ये आपका आंसर आएगा। अब अगर आपने देखना है कि मेरा आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको आप देख भी सकते हैं। इस वेक्टर को इसी ओरिजिनल से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 0 0 0 मस्ट आएगा। फिर दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से, उसका भी आंसर 0 0 0 मस्ट आएगा। लेकिन वो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक है।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आप इसके लास्ट में ही देखिए, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके लास्ट में आप जो मैट्रिक्स भी गिवन है, लास्ट में आप लिखें 0 0 0 0 0 0, आप लिख ले लास्ट में। और उसके बाद जो है, जो फ्री कॉलम है उसके ऊपर अल्फाबेट रिप्लेस कर दो। देखिए ये मैंने दो अल्फाबेट रिप्लेस किए, ए और बी। फिर रो नंबर, डाउन रो से स्टार्ट करें, ये रो नंबर 3 मैंने लिखा है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, सिर्फ 2x5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x5 की वैल्यू 0। फिर रो नंबर 2 में आ जाए, x3 माइनस 5xt, ये मैंने x3 की वैल्यू फाइंड की। फिर x1 की तरफ आ जाए, रो नंबर 1, x1 माइनस 4x2 प्लस 2x4, और ये वैल्यू आ गई। तो ये x1 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x4, ये वैल्यूज लगा दें। इसमें से a और b कॉमन लिखें, ये a और b इसमें से कॉमन ले तो एक a आ जाएगा, एक b आ जाएगा, फिर दोनों वेक्टर यहाँ लिख लें और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या अगर प्रॉब्लम है तो बताएं, दोबारा एक्सप्लेन करें। जी, समझ आ रहा है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 में हमने एक्सप्लेन किया है। तो वही एक अप्रोप्रिएट थ्योरम, उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ थ्योरम। उस थ्योरम में ये है कि अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो वेक्टर स्पेस है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। जैसे कि अभी इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर ऐसे आ जाए, देखें फॉर एग्जाम्पल x3 की वैल्यू आ जाए या x1 की वैल्यू आ जाए 2a+3b, और x2 की वैल्यू आ जाए फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस सिर्फ 5 आ जाए, तो हम इसको कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे? देखिए अगर इसमें से मैं पहले से a कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, 2 और 2। और दूसरे से अगर मैं b कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ कोई b नहीं है, 3 चले मैं इधर 0 लिख दूंगा। अब ये 5 में कैसे लिखूं? इसके साथ ना बी है ना ए ना सी है, तो 5 को कैसे लिखूंगा? इसको तो ऐसे मैं नहीं ले सकता 0 1, क्योंकि एक वेक्टर ज्यादा आ रहा है फिर। तो इसका मतलब है कि इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते तब तक जब तक इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अगर इसके साथ वेरिएबल है 5b, इसका मतलब है कि इधर हम 5 लिखेंगे। अगर इसके साथ है 5c तो फिर c कॉमन लेंगे, आगे लिख लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। और वो एक थ्योरम है ऊपर, अगर हम किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो सबस्पेस या वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। ये पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 4.1 में। तो वही क्वेश्चन यहाँ दोबारा एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है नीचे, ये कह रहे हैं कि ये इसी एप्रोप्रिएट थ्योरम का आप हवाला दें, उसका रेफरेंस दे के आप ये बताएं कि क्या W जो है, इन सब का नाम W है, जितनी भी है इन सब W के नाम से है। तो वो कह रहा है कि क्या अगर हम इसको हम एक्सप्लेन करें तो W के नाम से क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं? इज दिस अ वेक्टर स्पेस? अगर ये वेक्टर स्पेस है तो आप बताएं कि ये है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसकी जो एग्जाम्पल है, मतलब या इसका आप रीजन दे दें कि ये किस तरह से नो है या यस है। तो देखिए आप वेक्टर को नहीं देंगे, आपने इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। ये वेक्टर छोड़ दे, वेक्टर का मतलब है कि इसमें ये वेरिएबल्स हैं, इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स इतने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कांस्टेंट है। देखिए ये वेरिएबल्स है ए बी सी एक साइड पे, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं। इसी तरह से इसमें भी कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। 3 के साथ आर है, यहाँ 3 के साथ एस है, यहाँ टी है, लेकिन 2 के साथ न एस है, न टी है, न आर है, न बी है, न वाई है, न जी है, कोई अल्फाबेट नहीं है इनके साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एस पर अप्रोप्रिएट थ्योरम। अब ये दोनों, इसका आंसर यही होगा, एस पर ऐसे आंसर लिखना है, एस पर अप्रोप्रिएट थ्योरम। मतलब ऊपर जो हमने थ्योरम पढ़ा है वो थ्योरम ये है कि अगर उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हम वो इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्टकट लिखते हैं कि एज पर अप्रोप्रिएट थ्योरम, थ्योरम डब्ल्यू इज, डब्ल्यू का मतलब है ये, इसका नाम भी डब्ल्यू है, इसका नाम भी डब्ल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक को डब्ल्यू के नाम से। डब्ल्यू इज नॉट अ, नॉट अ, नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा।
क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर है, इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। बस आप सिर्फ इतना ही लिखते, ये आंसर आपका 8 का भी है, यही आंसर आपके 7 का भी है। ठीक है, एज पर अप्रोप्रिएट थ्योरम, डब्ल्यू इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, अब जो बना रहा है उसके लिए क्या रीजन है, सॉरी, ये इसके लिए रीजन ये भी देंगे कि appropriate term W is not a vector space because, इसका रीजन भी चले लिखते हैं, बिकॉज रीजन इसका ये है कि यहाँ जीरो वेक्टर लाई नहीं करेगा, बिकॉज जीरो इज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, ये इसका रीजन है। क्योंकि इसके लिए सबस्पेस के लिए 3 कंडीशन है कि जीरो वेक्टर होने चाहिए, एडिशन जो हम लिखना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे इसकी जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जीरो वेक्टर लाई नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे कि इज पर अप्रोप्रिएट थ्योरम डब्ल्यू इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज जीरो इज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू। ये 7 के लिए भी आंसर है, ये 8 के लिए भी आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए इसको देख लें। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें क्या कोई एक वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके साथ वेरिएबल, यहाँ भी सबके साथ वेरिएबल है। कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, इनमें भी सबके साथ ही वेरिएबल नहीं, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो इसका भी आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर भी यही लिखना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ सबके वेरिएबल है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 12 है, इनका ये आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आंसर लिख ले कि इज पर अप्रोप्रिएट थ्योरम, सिर्फ इतना आंसर लिख ले, इज पर अप्रोप्रिएट थ्योरम। अप्रोप्रिएट स्पेल ऑलरेडी ऊपर गिवन भी है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा अल्फाबेट्स वगैरह नहीं लिखते। इस पर अप्रोप्रिएट थ्योरम, डब्ल्यू इज अ सबस्पेस, बस डब्ल्यू इज अ सबस्पेस, इतना ही लिख लें, इज अ सबस्पेस, और ये सिर्फ वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस, ये लिख लें। ये आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 का और क्वेश्चन नंबर 12 का, इन तीनों का ये आंसर है। क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल, कोई सॉरी कोई कांस्टेंट नहीं है, सबके साथ वेरिएबल, हर एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए सिर्फ 2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो आपने ये इसके लिए आंसर, ये आंसर लिखना है आपने, देखिए मैंने मेंशन किया ये। अगर कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, हर एक के साथ वेरिएबल हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, 12 में, सबके साथ वेरिएबल है, तो फिर आप ये आंसर लिख लें, एस पर अप्रोप्रिएट थ्योरम, डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। बस रीजन की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऊपर वाले की रीजन ये है कि जीरो बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए, क्लियर ये। क्लियर है, या प्रॉब्लम है तो पूछे। कहाँ सो रहे हैं सारे। हेलो, आवाज आ रही जी है जी ना। सब क्लियर है वो बस नोट डाउन कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, दो क्वेश्चन है, बस ये करते हैं, ये एक्सरसाइज आप लोगों का हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है, वो भी सेम टू सेम है। क्योंकि इसमें जैसे कि पहले हमने किया, क्वेश्चन नंबर 21 22 स्किप कर दिए, इसलिए के रेफरेंस पे है, 23 पे डायरेक्ट आ जाए। तो 23 24 में देखिए यहाँ पे गिवन है कि इस डब्ल्यू इज इन कॉलम ए और नल ए, यह क्या कॉलम स्पेस में है और क्या नल स्पेस में है कि नहीं। तो नल स्पेस के क्वेश्चन तो अभी ऊपर हमने सॉल्व किए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए और डब्ल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख ले कि क्या इसका आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट विथ फर्स्ट कॉलम, 8 2 जार 16, सॉरी 10 2 जार 20, यह आ जाएगा 20, -8 विथ 2 -16, डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करें, -2 विथ 0 0, और -2 विथ 2 -4, एक,
इसके बाद फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करे सेकेंड रो पे आ जाए, 0 विथ 2 0, फिर 2 विथ 2 प्लस 4, मल्टीप्लीकेशन इज सिंपल, 2 विथ 0 0, और -2 विथ 2 -4। ये सेकेंड रो को मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड रो पे आ जाए 1 विथ 2 2, फिर इसके बाद -1 विथ 2 -2, फिर 6 विथ 0 0, और फिर 0 विथ 2 0, ये भी 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 विथ 2 2 प्लस 1 विथ 2, ये भी 2, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करे 0, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करे तो -4। अब इन सबको देख ले, जब इन सबको 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 -4, 12 -16 और -4, -20 और +20 0, 4 और -4 0, -2 और 2 0, 2 और 2 4, 4 और -4 0, ये 0 0 0 आ रहे हैं। अब लिखेंगे कि W इज इन नल ए, W इज इन नल ए, बस इतना ही लिखना है। अब कॉलम के लिए क्या करना है, कॉलम के लिए क्या ये करना है कि आपने इसको लास्ट में इधर लिखना है, लास्ट में यहाँ पे लिखना है। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट आ गया तो आप लिखेंगे कि दिस इज इन कॉलम ए, अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो आप लिख लेंगे कि दिस इज नॉट इन कॉलम ए। सिर्फ इतना ही आपने लिखना है कि कॉलम ए में है या नॉट इन कॉलम ए। ठीक है, तो जूम का टाइम एंड हो रहा है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें देख लेते हैं। और